हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहला चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों इसका मैं पार्ट 1 पहले बना चुका हूं। अगर फिर भी मेरे किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो है तो कमेंट करिएगा। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उस पे भी कमेंट करिएगा, मैं आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन दूंगा। और पहले मैं दोस्तों आपको जो रेखा रेखा के तहत मैं बता चुका हूँ। जैसे हमारा परिचय था, रासायनिक समीकरण था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे, क्या हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है वो, और अध्याय उसका सारांश वगैरह। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको परिचय बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक था रासायनिक समीकरण। हाँ, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको ये, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परिचय में बता चुका था। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट में भी बताई थी, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो मैं इसमें ही वो लिंक दोनों ऐड कर दूंगा, जो इससे जो पहले वाला इसका जो पार्ट है इसी चैप्टर का, तो उसका लिंक, और जो मैंने शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक रैप है और मोटिवेशन रैप है, वो सारे दोस्त जो मेरे विद्यार्थी हैं वो सभी उसे सुन लें। उसे सुनकर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और इसी के तहत हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि दोस्तों बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जो हमारा काम पहले है पढ़ाना, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दोस्तों, वो क्या था, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, या अगर नहीं बताया हो तो मैं जिन लोग विद्यार्थियों को नहीं पता हो, मैं पुनः फिर से बता देता हूँ। क्रियाकलाप 1.1 के अनुसार मैंने आपको, तो दोस्तों जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 में बताया गया है, उसे आप मैंने एक बार पढ़ा दिया है। अगर आप पुनः पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बस इसी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में इस अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि प्रस्तावित की, जिससे क्या बोलते हैं, हम समीकरण बोलते हैं। जिस शब्द को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। कि ऐसा था कि एक इक्वेशन जब हमारी तैयार होती है तो उसमें क्या है, वो बहुत लंबा हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक इक्वेशन दे देते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे पदार्थ हैं उनका जो जो भी नाम है उन्हें ऐड किया, और जो नया पदार्थ बना उसे बता दिया गया। तो जैसे इसमें जैसा कि दिया है, समीकरण कहा गया। इस इसमें पदार्थों को शब्दों के तहत उनके जुड़ने से बनने वाले पदार्थों को समीकरण के रूप में लिखा गया। यह सबसे सरलतम विधि है। यानी सरल क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया कि एक पदार्थ मिलाया, उसमें दूसरा पदार्थ मिला के एक नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ उसे हमने अपने एक इक्वेशन के तहत लिख दिया। अब अभिकारक क्या है, जो हमारे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो हमारा उनसे मिलकर जो एक नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। वो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ, नहीं तो फिर भी मैं दोबारा मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। अभिक्रिया 1 में मैग्नीशियम व ऑक्सीजन पदार्थ ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होता है, अभिकारक होते हैं। ये पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं आपके। मैंने बोला जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में उसके उपरांत में जो नया पदार्थ हमारा बनता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, बताइए क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका ये जो पदार्थ है
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक हुए, और जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद हुआ। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अभिक्रिया 1 में अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद तथा मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिकारक हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया व अभिकारक तथा परिणामी पदार्थ उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में प्रदर्शन उसकी रासायनिक प्रदर्शन करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, या प्रदर्शनी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। शब्दों में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, इसे एरो बोलते हैं, ठीक है, दर्शाते। तथा अभिकारकों के मध्य में जोड़ का चिन्ह लगाकर यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि अभिक्रिया में दिया गया है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये प्लस का चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तुम्हारे अभिकारक हैं, तो वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, उत्पाद आता है, ठीक है। इसे आप पढ़ भी सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। फिर आपका आता है रासायनिक समीकरण का लिखना। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है उस पर बात करते हैं। उपयुक्त उदाहरण से हमें ज्ञात हुआ कि रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण विधि भी लंबी थी और अभिकारकों व उत्पादकों की मात्रा अधिक का अनुमान लगाना कठिन था। अतः एक ऐसी विधि दी गई जो संक्षिप्त होने के लिए। अब क्या था कि इसे भी लोगों को ये लग रहा था कि अरे अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बहुत लंबी इक्वेशन बनेगी, तो फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं, इसी पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। तो साथ ही साथ उपयोग भी थी। इस विधि को शब्दों को उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके, अब क्या है कि हर एक का, जैसे आपने देखा होगा कि नाम होता है और उसका एक निकनेम और होता है। घर में जैसे मान लो किसी का नाम कुछ और है और स्कूल में किसी कोई और है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या पदार्थों के नाम रासायनिक समीकरण के रूप में जो पदार्थ होते थे उनका एक रासायनिक नाम और होता है, तो अलग अलग होते थे। तो उसी चीज़ को यहाँ रखा गया है, ठीक है। जैसे आपका मैग्नीशियम है तो उसे Mg बोल दिया, है ना, उनके शॉर्ट नेम रखे गए बिल्कुल। तो यहाँ दिया गया है कि जैसे अब उसके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त रूप में बनाया गया। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन व मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों, अब इनके क्या थे, सूत्र थे छोटे छोटे, है ना, फॉर्मूले, सूत्रों को याद करें तो उपयुक्त सब समीकरण इस प्रकार बनता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। अब MgO बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना दोस्तों। वेरी गुड, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण 2 में तीर के निशान दोनों ओर बाईं व दाईं ओर हैं के तत्वों को परमाणुओं की संख्या गिनती कर उसकी तुलना करते हैं। यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण संतुलित है, यानी जो दोनों ओर हमारे जो परमाणु हैं उनकी संख्या का अगर बराबर होती है तो हमारा क्या है, समीकरण संतुलित है। अगर नहीं है तो असंतुलित है। ऐसे समीकरण जिनके दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, अभिक्रिया का ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अर्थात किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। उपयुक्त समीकरण 2 एवं ढांचा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताया जाएगा आपको। पिछली कक्षा में आपने द्रव्यमान के संरक्षण नियम का अध्ययन किया था, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को
कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए कंकाली या ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण 2 संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा Mg यानी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पादकों में समान है, जबकि अभिकारक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तथा उत्पादकों में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अतः यह असंतुलित या ढांचा समीकरण है। आइए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध ढंग से संतुलित करना सीखें। अब इसमें जैसे एक समीकरण होता है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, तो उसे संतुलित करना सीखते हैं। अब इससे कोई पूछता है कि तुम्हारा असंतुलित समीकरण है, संतुलित है, तो इसे बता सकते हो, क्योंकि देखो ये एक तरीके से मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ जिसमें ये दिया है Mg प्लस O2। अब क्या है ना, इसमें O2 यानी O के जो तुम्हारा परमाणु द्रव्यमान है तो इसकी परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, जबकि आपका जो उत्पाद बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें परमाणु संख्या ऑक्सीजन की 1 हो गई। तो ये क्या है, असंतुलित था हमारा समीकरण। ठीक है, अगर ये दोनों जगह O2 है तो यहाँ O2 होता या 2O होता तो भी आपके परमाणु संख्या बराबर होती। दोस्तों आगे इसे मैं सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्रियाकलाप 1.3 की शब्द समीकरण को निम्न प्रकार दर्शाया गया। जो हमारा तीसरा क्रियाकलाप था उसे आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया नहीं था क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती और वो तुम्हारे कोई काम की नहीं रहती, तो इसलिए इस पर ध्यान फोकस करो। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये तुम्हारे दोनों क्या हैं, ये तुम्हारे दोनों अभिकारक हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे तुम्हारा मिलकर जिंक सल्फेट और यह हाइड्रोजन गैस तुम्हारा अलग हो गया। ठीक है, तो गैस तो चली जाती है। अब ये क्या है, उत्पाद हो गया तुम्हारा जिंक सल्फेट जो बना। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे हम आपको बैलेंसिंग सिखाते हैं। इस समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आपका जिंक और सल्फ्यूरिक, जिंक का जो सूत्र है वो Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। आपका 1 नंबर से ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बन जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है, फिर आगे जब इसका उत्पाद बन रहा है यानी जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnSO4। तो इन दोनों को जब आपस में इक्वेशन कराई गई तो आपका जिंक सल्फेट बना। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोजन गैस इससे निर्वाहित होती है। तो आइए समीकरण 3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करें। चलिए दोस्तों, अब एक तरफ हम एक ब्रैकेट बनाया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ है तत्व और एक तरफ है अवकारों के परमाणुओं की संख्या यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या जैसे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो Zn। अब आपका जिंक, जिंक में दोस्तों देखें कि जिंक की जो परमाणु संख्या क्या है, 1 है, यानी ये एक तत्व है, इसमें कोई आगे कुछ नहीं लगा है तो ये अकेला है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब उत्पादकों में भी देखें भाई, जब आपका जिंक सल्फेट बना तो यहाँ Zn की संख्या कितनी है, इन दो देखो, यहाँ Zn अकेला है, यहाँ Zn अकेला है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं देखो ब्रश का यूज़ पेन का यूज़ करके आपको बताता हूँ दोस्तों। Zn, ये Zn आपका दिया है, ये अकेला है यहाँ पे, और ये Zn भी आपका अकेला है दोस्तों, दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे Zn की संख्या क्या थी, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, ये देखो 1 है और ये भी 1 है। ठीक है ना, फिर हम आपका आते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पे, H पे। तो देखिए यहाँ H की संख्या कितनी है, इसमें H की संख्या 2 है ना,
और यहाँ पे भी H की संख्या 2 है, ठीक है ना। तो H से H कट गया, ठीक है। अब क्या है आपका S आता है, तो S पे क्या है, 1 है, S पे 1 है, S पे 1 है, तो इन दोनों पे ये S हमारा एक अकेला अकेला हो गया, तो यहाँ भी 1 लिख दिया है, यहाँ पे भी सॉरी ये 2 तो 2 हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे, तो बात करते हैं, देखो SO4, यहाँ पे भी O4 दिख रहा है और यहाँ पे भी O4 दिख रहा है, जैसा कि दोस्तों आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन पे ही रहना। अब SO4 पे चलते हैं। अब देखिए ये SO4 दिख रहा है आपको ऊपर, और यहाँ पे भी SO4 दिख रहा है। O पे भी 4 परमाणु की संख्या है और यहाँ पे भी O की परमाणु संख्या 4 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिए, मैं आपको पुनः समझा दूंगा, ठीक है। अब जैसा कि दिया है समीकरण 3 में तीर के निशान के अनुसार दोनों परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह समीकरण संतुलित है, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया। अतः निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब हमने ये दूसरा समीकरण दिया है, इसे आप संतुलित करके देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मैं पुनः करा दूंगा, ठीक है। वैसे ये आपसे नहीं होगा, जहाँ तक है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में जो भी आगे के नेक्स्ट हैं वो आपको होमवर्क से करने होंगे। अगर वो नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं फिर आपको वो भी सॉल्व करा के बता दूंगा कैसे चलेंगे, क्या होगा। देखिए पहले पद में बात करते हैं, मैं स्क्रीन पर सारी चीज़ बता दे रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। कम से कम ये 3-4 पार्ट में वैसे भी चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो इसका प्रथम पद आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी मत करना। एक ऐसा जैसे इसमें बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऐसे सूत्र लिखा होगा, उसमें क्या करना, वो ऐसे ही आपके उत्पाद और वो सॉरी क्या बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद लिखे होंगे, उसमें आपको ब्रैकेट करना है। तो जैसे एक आपका ये पहला Fe दिया है, उसके बाद में H2 हो, फिर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे इसे संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि Fe प्लस H2O, फिर एरो है, फिर Fe3O4 प्लस H2, इस समीकरण आपका 5 बना वैसे तो, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसका क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अभी ये अब जब पद दूसरे पे आते हैं तो असंतुलित समीकरण हमको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ Fe की संख्या अकेली है या Fe की संख्या 3 हो गई, यहाँ O की संख्या 2 है या O की संख्या 4 हो गई, ठीक है ना। तो अभी ये संतुलित क्या है, समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था कि हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में तत्व लिखेंगे, अब कारकों के परमाणुओं की संख्या LHS और यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और उत्पादकों की संख्या RHS यानी राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है, ठीक है, यानी जो तुम्हारा सॉरी दोस्तों, हाँ, तो Fe यहाँ पे देखो मैंने जैसा कि बताया था, मैं Fe अकेला है तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ Fe3 लिखा है तो ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है। फिर यहाँ पे H पे कितने परमाणु संख्या है, तो H की यहाँ पे 2 हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले 2, फिर राइट हैंड पे भी 2 हैं तो राइट हैंड पे 2, फिर मैंने
ऑक्सीजन की संख्या देखी तो यहाँ पे अकेला है, तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा 1, और यहाँ पे आपका 4 है तो मैंने यहाँ लिखा 4। अब इसे भी देखने के अनुसार हमारा ये दिख रहा है कि हमारा समीकरण अभी भी संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित है, जैसा कि पद 3, ठीक है ना, यानी पद 3 सर्वप्रथम सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह, ये क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, यानी जिसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या होगी उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो निकला ना चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का चयन करते हैं। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व का चयन करते हैं। इसमें दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। जैसा मैंने बताया था कि ये ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड की साइड में 1 परमाणु संख्या है और राइट हैंड साइड में 4 परमाणु संख्या है, ठीक है। आइए अब ऑक्सीजन से संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या है, जिसमें परमाणु संख्या ज़्यादा होगी उससे संतुलित करेंगे। तो भैया इसमें परमाणु संख्या ऑक्सीजन की ज़्यादा है, 4 दी हुई है, O4 लिखा है, तो यहीं से संतुलित करेंगे। तो प्रारंभ में क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, अब H2O, तो इसमें पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 इंटू H2O में, तो इसमें से क्या है 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 हो गया ना। अब यहाँ दिया है ब्रैकेट 4, फिर ब्रैकेट FeO4 में, ठीक है ना। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। यह याद रखना चाहिए कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हमें अभिक्रिया में प्रयुक्त तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते, यानी इनमें जो भी सूत्र दिए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें 4 का गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, 4H2O लिख दिया, ना कि H8O4 या फिर H2OH। आंशिक संतुलित समीकरण निम्न प्रकार होगा, ठीक है। Fe प्लस ब्रैकेट से बाहर मैंने दिया है, जैसे बताया था कि 4 का गुणांक है तो 4H2O, फिर FeO4 प्लस H2, समीकरण आपका 6 बन गया। पद 4, Fe तथा H अभी असंतुलित नहीं है, इसमें से किसी एक तत्व का चयन कर उसे संतुलित करते हैं। अभी संतुलित यानी अभी Fe और H यानी द्वारा संतुलित नहीं था, तो क्या है, उसे संतुलित करते हैं, उनका चयन करने का। समीकरण 6 में सबसे पहले हाइड्रोजन, H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 से गुणा करते हैं। अब सबसे पहले नंबर किसका आया, हाइड्रोजन का, तो यहाँ हमने 8 लगाया, 8 से मल्टीप्लाई, संतुलित करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई की, तो 8 कैसे बनेगा, 4 से जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, है ना। अब समीकरण निम्न होगा, देखिए हमने 4 से मल्टीप्लाई पहले तो ऐसे किया था, तो अब क्या है, हाइड्रोजन में जब मल्टीप्लाई किया, देखो इधर 4H भी हो गया और इधर भी आपका H हो गया, 4H हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट में H2 दिखाई दे रहा है, उससे पहले सब H2O में भी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और H में भी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर समझ में नहीं आता दोस्तों कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक समीकरण को पुनः समझा दूंगा। पद फिर 5 में आते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच करते हैं तथा वह तत्व चुनते हैं और अब तक
अब तक असंतुलित है, यानी समीकरण फिर भी क्या है, अभी असंतुलित है, जिसमें संतुलित करना है, यानी लोहे के परमाणु प्रारंभ। अब Fe को क्या है, लोहे को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है भाई, वो देखो, संतुलित किया, प्रारंभ में Fe में 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 3 दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ऊपर। अब निम्न समीकरण होता है 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3OH प्लस H2O। अब कैसे देखो, अंत में समीकरण की जांच करने के लिए दोनों ओर परमाणुओं की गिनती करते हैं। अब गिनती कैसे करोगे, यहाँ H4 है तो यहाँ पे भी H4 है ना, यहाँ पे यहाँ पे H4 है तो यहाँ 4 दिखाए, H2 है। अब 4 दूनी 8 हुआ, तो सॉरी दोस्तों भाई, अब 4 दूनी 8 हो गया, तो 8H यहाँ पे हो गई और 8H यहाँ हो गई। Fe3 है तो देखो बच्चा, Fe3 यहाँ पे भी हो गई, और Fe3 आपका, एक सेकंड, Fe3 आपकी यहाँ हुई तो Fe3 आपकी ये हो गई, है ना। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के परमाणु संख्या ये हो गई, तो 4 दूनी 8 ये हो गई, है ना। गिनती करते हैं। अब क्या है, 3Fe आपको दिख गया, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3OH प्लस 4H2, है ना। तो समीकरण 9 में दोनों तत्वों को परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, अब संतुलित है। क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, इनकी परमाणु संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एवं ट्रायल विधि, क्योंकि इसमें हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना, उपयुक्त संतुलित रासायनिक समीकरण 9 के द्वारा अभिकारकों व उत्पादकों को भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस का पता नहीं चलता है, अतः समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों व उत्पादकों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था में क्रमशः G, L, A, Q तथा S में दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पादक जब जल घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे AQ लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अतः संतुलित समीकरण आपका निम्न प्रकार है, जैसे कि समीकरण दिया है 9 के अनुसार। अब ये 10वां समीकरण है। 10वां समीकरण ये दिया है 3FS प्लस 4H2OG प्लस Fe3O4 प्लस 4H2G। ठीक है, तो ये आपका अब जैसे जो भी आपका जली घोल के रूप में है तो उसे AQ लिखते हैं, ठोस है तो जैसे S है, और जैसे तुम्हारा द्रव है तो G के रूप में लिखेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण 10 में जल भौतिक अवस्था को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि जल की भौतिक अवस्था G के चिन्ह से दर्शाई गई है। जो भी आपका जल है वो किससे दर्शाया गया है, अब जैसे ये G लिखा होता है तो आप समझ जाओगे कि ये जिसकी भौतिक अवस्था जली है तो वो किससे दर्शाई गई है, G से। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस अभिक्रिया में
जल का प्रयोग भाप के रूप में हुआ है। जहाँ आपके भाप के रूप में यूज होगा जल, वहाँ जी का इंडिकेशन जरूर होगा। ये टीचर्स डीपली नहीं पढ़ाते दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अगर इसे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और नहीं आए तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको पुनः फिर से बता दूंगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें, इग्नोर ना करें, ठीक है ना दोस्तों। जिससे यह ज्ञात होता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। कभी कभी अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली गैस का प्रतीक, अब जब हमारी गैस निकलती है तो गैस पे क्या है, आपको एक खड़ा एरो मिलेगा। जैसे दोस्तों ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये एरो है। ये अगर है तो आप समझो कि गैस मुक्त हो रही है, यानी गैस निकल रही है, ठीक है। तो गैस द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार अवक्षेप बनने की स्थिति में अभिक्रिया के समीकरण का प्रतीक, यानी जो गैस हमारा अवक्षेप के रूप में बन रही है, तो जो हमारा अवक्षेप बन रहा है उसका एरो कैसा होगा, इस तरीके का होगा, यानी नीचे की ओर सिंबल होगा। जो निकल रही है वो ऐसे होगा, जो हमारी बन रही है वो हमारा जो एरो है नीचे की तरफ मुंह करके बना होगा। अवक्षेप के लिए संकेतांक पीपीटी का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण अब हम आपको दिखाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 2Na S प्लस 2H2O L एरो 2NaOH AQ प्लस H2 या H2। अब ये H2 आपको दिया है, इसमें एरो बन रहा है, यानी ये हाइड्रोजन गैस क्या है, हमारी निकल रही है। और जो नीचे वाली इक्वेशन है CO प्लस कोष्टक CA कोष्टक में OH2 AQ प्लस सेट, ये क्या हो गया यार, ठीक है। चलिए दोस्तों, CA कोष्टक में OH कोष्टक के बाहर 2AQ प्लस CO2, फिर एरो बन रहा है आपका CaCO3, फिर आपका ये क्या है, अवक्षेप बनना है नीचे की ओर मूव के, जिसे अथवा पीपीटी भी बोला था। फिर H2O। किसी रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में प्रयुक्त अवस्था प्रतीकों का महत्व उन अभिक्रियाओं में अधिक होता है जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है। उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे, तो थ्योरी ना पढ़ते हुए मैं आपको आगे की ओर ले जाता हूँ। ये दोनों अभिक्रिया दिए हुई हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्षेपी प्रकृति है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त हो रही है, ठीक है ना। यद्यपि इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा भिन्न है। ये किलो जूल में जो आपको मात्रा दिख रही है, एक में 572, एक में 484 है। तो क्या है, ऊष्मा की मात्रा भिन्न है, दोनों भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। अतः जल तथा द्रव अवस्था में जल द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में जब आपका जल होगा तो वहाँ पे जो एल सिंबल जो लगा होगा वो एल होगा। अथवा गैसीय अवस्था में होता है, तो जब गैसीय अवस्था में होगा तो क्या लगा होगा, आपका जी लगा होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप इन्हें पढ़ लीजिए। ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो मैंने बताई थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। इन्हें समझने में अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन्हें और अति ज़्यादा डीप पढ़ाऊँ। डीप पढ़ाने से आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे सर क्या पढ़ाने लग गए, ये हमारे काम की चीज़ है भी या नहीं है। पर मैं आपको पढ़ा सारी काम की चीज़ें रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए फिर भी कुछ बच्चों का कहना है नहीं सर पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा ही दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, ओके लाइन पे रहिए। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी प्लस का चिन्ह एवं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होने पर माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में जैसे C+O2, ठीक है, CO2 प्लस 393.5 किलोजूल यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Na2 प्लस O2 2NO जिसमें 180 किलोजूल ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? देखिए, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको ये चिन्ह मिल रहा है प्लस का, जहाँ ये प्लस का चिन्ह होगा वो होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ ये दोस्तों नीचे वाली लाइन में ये माइनस का चिन्ह बन रहा है, तो ये क्या होगी आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के रूप ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाते हैं। जैसा कि उदाहरण तो ये अभिक्रियाएं हैं, इनमें दिया गया है। ठीक है, तो जैसे दिए Na2 प्लस 3H2 प्लस ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडल, Fe उत्प्रेरक, फिर एरो दिया है, फिर 2NH3, ठीक है ना, फिर 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरोफिल, है ना, तो एक सूत्र बनता है आपका CHH12O6 प्लस 6O2। कुछ रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अग्र व पक्ष में होती हैं। इनमें अभिकारक उत्पादकों में अग्र दिशा में परिवर्तित होते हैं। उत्पाद अभिकारकों में पश्चिम दिशा में परिवर्तित होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने क्लास 9th में सही से साइंस नहीं पढ़ी है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों ऐसा ना समझें कि ये तुम्हारी फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें, हम एक एक करके बड़ा बारीकी से टॉपिक बाई टॉपिक और एक एक शब्द के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे अपनी सरल भाषा। जितनी जो ये किताबों में जटिल भाषा है, अपने माध्यम से अपनी सरल भाषा में आपको आपके सामने लाकर रखेंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं तथा तीर के स्थान पर क्या होता है, फिर रिवर्सेबल चिन्ह होता है। ऐसे एक आधा तीर ऐसे आपको दिख रहा है, ये आपकी अभिक्रिया पूछ ली जाएगी कि ये जो इस तरीके का एरो है, तो आप समझ जाएं कि इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना ठीक नहीं है। इसका मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, और लिंक आपको जो इससे जो पहली वाली वीडियो थी, इस वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं। तो ये टॉपिक हम आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अपने जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी सजेस्ट करें कि स्टडी विद धैर्य माही पे आकर क्लास विधिवत तरीके से लें। ठीक है दोस्तों, बाय।